हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन बात करेंगे अबाउट द कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है और इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास के बारे में बता दूं कि आप लोग रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स चल रहे थे, जो मेनली आप लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइडेड किए थे। वो कौन कौन से थे? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन। जिसमें फर्स्ट वन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन थी, उसके तीनों टाइप्स कौन कौन से? ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वन जो आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का जो फर्स्ट टाइप था डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में अपन बात करेंगे किसके बारे में? कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। इट मीन्स कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की जो सेकंड टाइप है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, उसके सेकंड टाइप के बारे में आप डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा है? कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, फर्स्ट वन we discuss about the introduction. This is a non-experimental design where researcher examine the relationship between two or more variables in a natural setting without manipulation or control. आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात आती है तो आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि ना तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा, और ना ही इसमें क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा। क्योंकि जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वो किस में परफॉर्म की जाती है? वो नेचुरल सेटिंग में परफॉर्म की जाती है। बस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है, इसमें नेचुरल सेटिंग में तो आप अपनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, और साथ ही में क्या है, जो आपकी दोनों वेरिएबल्स होगी, कौन कौन सी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो दोनों वेरिएबल्स होगी, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, और रिलेशनशिप बताना है कि उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स it is a research design where researcher study the relationship of two or more variables without any intervention. Without any intervention that means कि आप लोगों को कुछ भी वेरिएबल्स में क्या करना है? मैनिपुलेशन नहीं करना है, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके, और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उस चीज़ को आपको नहीं देखना है। ठीक है, for example, this design was used for a correlational study on the effect of smoking on lung cancer among people in New Delhi. अब इसमें कोरिलेशनल स्टडी की आप बात कर रहे हो। कोरिलेशनल स्टडी के कुछ टाइप्स होते हैं, बट सबसे पहले जो कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी है वो एक नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप की रिसर्च स्टडी है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो होती है वो किस में की जाती है? नेचुरल सेटिंग में की जाती है, विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट इंटरवेंशन। तो उसी तरीके से अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ए कोरिलेशनल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर अमोंग पीपल इन न्यू दिल्ली। तो आप इस स्टडी में क्या कह रहे हो कि न्यू दिल्ली में आपने एक स्टडी की जिसमें आपने क्या किया? स्मोकिंग का लंग कैंसर के ऊपर इफेक्ट देख रहे हो, और उसमें आपने क्या किया? आपने ये नेचुरल सेटिंग में किया है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी कंट्रोल और विदाउट एनी इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया? नेचुरल सेटिंग में गए, आपने अपने सैंपल लिए, और सैंपल्स को क्या है? स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में लंग कैंसर कितना परसेंटेज हो रहा है उस चीज़ को आपने क्या किया? असेस किया। तो ये क्या हुआ? कोरिलेशनल स्टडी। और यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन से हुए? स्मोकिंग और लंग कैंसर। स्मोकिंग तो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जबकि लंग कैंसर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो स्मोकिंग का लंग कैंसर के ऊपर आपने रिलेशनशिप बताया। तो ये कौन सी हुई? कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। आपको फिर बता दूं मैं कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की सेकंड टाइप कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी के बारे में आज आप बात कर रहे हो। यहाँ तक ठीक है? कंटिन्यू। आपके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर होते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट वन अपन उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे कि कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मेन फीचर्स की आप बात करें तो फर्स्ट वन, इन कोरिलेशनल स्टडीज द रिसर्चर एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स by determining
हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल इज कोरिलेटेड विथ चेंज इन अदर वेरिएबल। आपको मैंने पहले ही बताया कि कोरिलेशनल स्टडी में क्या करेंगे, आप दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे कि क्या रिलेशनशिप इसके बीच में है, कैसे ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे को इफेक्ट करती है। तो कोरिलेशनशिप का स्टडी का जो फर्स्ट मेन फीचर्स है वो क्या है, कोरिलेशनल स्टडी द रिसर्चर एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप between variables by determining how change in one variable is correlated with change in other variable। क्योंकि जो आप नेचुरल सेटिंग में ये कोरिलेशनल स्टडी कर रहे हो, इसमें सबसे पहले जो मेन कैरेक्टरिस्टिक या मेन फीचर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें जो रिसर्चर है वो स्ट्रेंथ के बारे में बात करेगा कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या है इफ़ेक्ट करती है और इसमें कितना चेंजेज वो ला सकती है। तो ये फर्स्ट वन। सेकंड जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में बात करें तो जनरली कोरिलेशनल स्टडीज हैव इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कोरिलेशनल स्टडीज़ में क्या होती है, दो वेरिएबल्स होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट मैनिपुलेटिंग इन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैंने क्या कहा, नेचुरल सेटिंग में आपको परफॉर्म करना है। दैट मीन्स आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट आ रहा है, ये चीज़ तो आपको असेस करनी है। बट उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या नहीं करना है, कुछ भी मैनिपुलेशन आपको परफॉर्म नहीं करना है। जैसे कि अगर अपन अभी प्रीवियस जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करें तो क्या है कि स्मोकिंग का इफेक्ट देखना है लंग कैंसर के ऊपर, लेकिन इंडिपेंडेंट जो स्मोकिंग है उसके अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है। थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन सम कोरिलेशनल स्टडीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज डिफ़िकल्ट। कुछ ऐसी कोरिलेशनल स्टडीज़ भी आती हैं जिसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हाउएवर इन मोस्ट कोरिलेशनल स्टडीज the independent variable is identified which without any intervention influence the dependent variables। तो उन स्टडीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी वेरिएबल जो बिना किसी इंटरवेंशन के क्या करना है, विदाउट एनी इंटरवेंशन क्या करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इफ़ेक्ट डालती है। तो वो क्या होगी, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी वो रहेगी, जिसमें क्या होगा, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कोई इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं करवानी है, और विदाउट एनी इंटरवेंशन क्या है, वो सेकंड वाली वेरिएबल पर इफ़ेक्ट डालेगी। तो वो क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, ए कोरिलेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टडी हैबिट्स एंड विजुअल एक्टिविटी among school children studying in selected schools in the city of Ludhiana. In this study, the study habits are the independent variables which visual acuity is the dependent variables। आप लुधियाना में एक स्कूल है, सेलेक्टेड स्कूल में, वहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो और उसमें आपको क्या देखना है कि हर एक स्टूडेंट्स में अलग अलग हैबिट्स होती है स्टडी की। लाइक कोई 4 आवर्स के लिए स्टडी करता है, कोई 6 आवर्स के लिए, कोई 8 आवर्स के लिए स्टडी करता है। तो उसकी विजुअल एक्विटी, मतलब अब उसकी एक्विटी आपको चेंज करनी है कि वो कितनी डिस्टेंस तक वो बहुत अच्छे से देख सकता है, या उसकी विज़न में कितना डिफेक्ट आपको असेस हो रहा है। तो आपने क्या किया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में आपने एक रिलेशन बनाया कि 6 आवर्स के वाले जो 6 आवर्स स्टडी कर रहा है उसमें विज़न एक्विटी कितनी है, 8 आवर्स वाले में कितनी है विज़न एक्विटी, और 10 आवर्स वाले में विज़न एक्विटी कितनी है। तो इस तरीके से जितने कम आवर्स स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उसकी क्या होगी, उसकी विजुअल कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर्स। इंडिपेंडेंट कौन सा हुआ, इंडिपेंडेंट कौन सा हुआ, स्टडी हैबिट्स या विजुअल एक्विटी। इसमें आप देखिए स्टडी हैबिट्स और विजुअल एक्विटी क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हुआ। तो कुछ ऐसी स्टडीज़ भी होती है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या कर सकते हैं, अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इन स्टडीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आपको दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखना होता है। और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टडी हैबिट्स हैं वो तो क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि आपकी विजुअल एक्विटी क्या है, ये है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं
नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, magnitude and direction of relationship of independent and dependent variable is measured by using the correlational coefficient statistical measures where result range between +1 and -1. Negative results of correlation coefficient signify negative correlation of independent and dependent variables, while positive results show positive relationship of independent and dependent variables. It means कि आप जब स्टैटिक्स पढ़ोगे तो स्टैटिक्स में आपको पता चलेगा कि कोएफिशिएंसी स्टैटिकल मेजरमेंट जो अपन करते हैं वो कैसे करते हैं कि लास्ट वन में जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हो किसी भी रिसर्च स्टडी में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपकी एक इंडेक्स आती है। उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना होता है, कोएफिशिएंसी आपको देखनी होती है। तो कोएफिशिएंसी में क्या होता है, रिलेशनशिप आपको देखना होता है कि उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स यानी कि वो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसका इफेक्ट अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो कौन सा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, और अगर इसका इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है वो नेगेटिव रिलेशनशिप। आगे देखिए, A positive relationship means increase in one variable leads to the increase of the other variable. Positive relationship का means क्या हुआ, जैसे ही आप वन वेरिएबल्स में इंक्रीज कर देते हैं तो वो दूसरी जो वेरिएबल है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि अगर आपके अब तक आपने दो एग्जांपल पढ़े, ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, जैसे जैसे आप पेशेंट की स्मोकिंग को इंक्रीज करेंगे लंग कैंसर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। या फिर विजुअल एक्विटी और हावर्स ऑफ स्टडी अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो जितनी ज़्यादा हावर्स वो पढ़ेंगे उतनी ही विजुअल एक्विटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो वो फर्स्ट वाला तो क्या हुआ, पॉजिटिव एग्जाम्पल रहा, और सेकंड वाला क्या रहा, नेगेटिव एग्जाम्पल रहा। आपको इसको समझाने के लिए मैं और एग्जाम्पल से बताता हूँ। पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स इंक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू इंक्रीज ऑफ द अदर वेरिएबल। मीन्स वन वेरिएबल में इंक्रीज करने पर क्या हुआ, दूसरे वेरिएबल में भी आपको आगे बढ़ा हुआ मिलेगा या उसमें भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि नेगेटिव रिलेशनशिप, वाइल नेगेटिव रिलेशनशिप मीन्स इंक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप इंडिपेंडेंट फैक्टर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, डिपेंडेंट फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, ए स्टडी वाज कनेक्टेड टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एज ऑन फिजिकल परफॉर्मेंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंसी रिजल्ट इज फाउंड टू बी -0.80. This indicates that there is negative correlation between age and physical performance. Like as जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे कि 30 इयर्स का जब है तो जो फिजिकल एक्टिविटी वो कर पाता है वो जाके 35, 40, 45, 50 ऐसे एज ग्रुप जितना उसका बढ़ता जाएगा उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। तो वो कौन सा परफॉर्मेंस हुआ और वो कौन सा रिलेशनशिप हुआ, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे, जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर बढ़ता जा रहा है आपका डिपेंडेंट फैक्टर क्या होता है, कम होता जा रहा है। जबकि अगर दोनों फैक्टर में इंडिपेंडेंट फैक्टर को बढ़ाने पर डिपेंडेंट फैक्टर भी बढ़ रहा है तो वो कौन सा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब विच मीन्स दैट फिजिकल परफॉर्मेंस डिक्रीज एज इंक्रीज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपकी क्या होगी, फिजिकल परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाएगी। Next characteristics, in epidemiological language these studies are known as cause and effect study। जो आप ये नेचुरल सेटिंग में कर रहे हो विदाउट मैनिपुलेशन और विदाउट इंटरवेंशन जो आप ये स्टडी कर रहे हो तो ये एपिडेमियोलॉजिकल में क्या कहलाती है, ये स्टडी कहलाती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली। जैसे कि इस कॉज के कारण पर्सन के ऊपर ये इफेक्ट आया, इसलिए इस स्टडी को आप किस नाम से जानते हो, कॉज एंड इफेक्ट स्टडी, वेयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज इन्वेस्टिगेटेड इन नेचुरल सेटिंग विदाउट इम्पोजिंग एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन। और इन एपिडेमियोलॉजिकल में इसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो कहते ही हैं, और साथ ही में ये भी ध्यान रखिए
कि ये नेचुरल सेटिंग में की जाती है और जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन आप प्रोवाइड नहीं करवाते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी इन्वेस्टिगेटेड आइदर इन फॉरवर्ड मैनर एंड बैकवर्ड मैनर। ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप देखते हो, ये कौन से में देखते हो? फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैनर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैनर क्या होता है? जैसे कि आपने प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव देखा होगा। प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव से क्या मीन्स है? प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव से मतलब है कि अगर किसी कॉज के कारण कोई इफेक्ट आता है, जैसे कि स्मोकिंग के कारण अगर लंग कैंसर होता है और आप स्मोकिंग के कारण उसके इफेक्ट को देख रहे हो, तो वो कौन सी स्टडी हुई? वो हुआ प्रोस्पेक्टिव। जबकि बैकवर्ड मैनर में जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है उसमें क्या होता है? अगर किसी पेशेंट को लंग कैंसर है तो उस लंग कैंसर का क्या कॉज है, अगर आप इसके बारे में सर्च कर रहे हो तो इफेक्ट से आप किसकी तरफ आ रहे हो? कॉज की तरफ आ रहे हो। तो वो कौन सी हुई? रेट्रोस्पेक्टिव मेथड हुआ। ठीक है, ये तो हुए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात, जो कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी में आपको देखने को मिलेगा। आज अपन इसके बारे में और भी बात करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 टाइप्स की है। वो कौन कौन सी है? प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन और रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन और रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। तो फर्स्ट वन अपन बात करेंगे अबाउट द प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन में देखिए, अ डिज़ाइन इन विच द रिसर्चर रिलेट द प्रेजेंट टू द फ्यूचर इन ए प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। प्रोस्पेक्टिव स्टडीज स्टार्ट विथ ए प्रीज्यूम्ड कॉज एंड देन गो टू प्रीज्यूम्ड इफेक्ट। जो मैंने आपको क्या बताया था? प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है? एक डिज़ाइन, ये रिसर्च डिज़ाइन का टाइप है। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन के 2 टाइप्स हैं, प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव में। और जहाँ अपन प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें आपके माइंड में एक प्रीज्यूम कॉज होता है और इस प्रीज्यूम्ड जो कॉज है इसके इफेक्ट को आप इसमें असेस करना चाहते हो। इन दिस रिसर्च डिज़ाइन रिसर्चर ऑब्जर्व्ड फिनोमिना फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। जो रिसर्चर जो असेस करेगा वो क्या करेगा? कॉज से इफेक्ट को असेस करेगा। प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन आफ्टर लॉन्गिट्यूडिनल बट में आल्सो बी क्रॉस सेक्शनल। और लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल दोनों टाइप्स की हो सकती है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक स्टडी करते हैं, जिसमें आपको मेनली टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना होता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टडी की जाती है। ए रिसर्च कंडक्टिंग ए रिसर्च वन ऑन द टॉपिक ऑफ, जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ए प्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन फिटल डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी आउटकम्स। प्रोस्पेक्टिव की मतलब जिसमें आपने कॉजेज ध्यान रखना है और उसका क्या करना है? स्टडी पे इफेक्ट देखना है। तो इसमें कोरिलेशनल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन फिटल डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी आउटकम्स। जैसे कि अगर मदर में मैटरनल इन्फेक्शन है तो उसके कारण क्या इफेक्ट उसके फिटल डेवलपमेंट पर आता है और प्रेगनेंसी आउटकम्स क्या रहते हैं। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस स्टडी the researcher start by collecting data from pregnant women regarding any history of infection among women during their current pregnancies and next observe fetal development and pregnancy outcomes। तो मैंने आपको क्या बताया? प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन है और प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन में कॉज से आपको इफेक्ट की तरफ आना है। तो जब भी आप कॉज से स्टार्ट करेंगे और इफेक्ट की तरफ आएंगे तो मदर में क्या है? इन्फेक्शन। तो सबसे पहले आप कॉजेज़ को सर्च करोगे कि वुमेन में क्या क्या हिस्ट्री थी इन्फेक्शन की, और उसके कारण फिर उस इफेक्ट के कॉज के कारण क्या इफ़ेक्ट आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिले और आपने क्या ऑब्जर्व किया अबाउट द फिटल डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी आउटकम्स के बारे में। एंड फाइनली एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिटल डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी आउटकम्स। और फाइनली आपको क्या एनालिसिस करना है? मैटरनल इन्फेक्शन के बारे में, प्रेगनेंसी, फिटल डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी आउटकम्स के बारे में उसमें असेस करना है। ए प्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन माइग्रेशन ऑफ पीपुल ऑफ गुजरात। ए कोरिलेशनल स्टडी की अगर अपन बात करें प्रोस्पेक्टिव मेथड की तो वैसे ही है।
प्रोस्पेक्टिव मेथड में कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार अगर अर्थ की अगर कॉज है तो उसका पीपुल के ऊपर माइग्रेशन पे क्या क्या इफेक्ट आया है, तो ये भी क्या हुआ, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। सेकेंड वन बात करते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन, a design in which the researcher study the current phenomena by seeking information from past is a retrospective research design। ये क्या है, a design in which researcher study the current phenomena by seeking information from past is a retrospective research design। मतलब अभी प्रेजेंट में क्या क्या पास्ट क्या क्या सिचुएशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, करंट फिनोमिना, अभी करंट के फिनोमिना हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेगी और उन इंफॉर्मेशन को, करंट फिनोमिना की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये किस कारण से हुई थी पास्ट में, इसके बारे में वो रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन में स्टडी करेगी। इन दिस द रिसर्चर लिंक द प्रेजेंट फिनोमिना विद द पास्ट इवेंट्स। इस स्टडी में क्या है, इन दिस द रिसर्चर लिंक द प्रेजेंट फिनोमिना विद द पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट इवेंट्स थे ना उनके बारे में कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये इफेक्ट से कोज की ओर जाने वाला, मतलब प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन बन गई है वो प्रेजेंट सिचुएशन किस कारण से बनी है, तो ये इफेक्ट टू कोज रिलेशनशिप हुआ। इन अदर वर्ड्स द रिसर्चर हैज़ ए बैकवर्ड अप्रोच टू स्टडी ए फिनोमिना। अदर वर्ड्स में अगर अपन कहें, रिसर्चर हैज़ ए बैकवर्ड अप्रोच का यूज़ किया इफेक्ट से कोज की ओर टू स्टडी ए phenomena. This design was used in a retrospective correlational study. A retrospective correlational study on substance abuse related high risk factors among traumatic head injury patient admitted in न्यूरोसर्जरी ICU। अब वापस आप रिट्रोस्पेक्टिव जो मेथड है उसका एग्जांपल की अगर बात करें तो वो देखिए, retrospective correlational study on substance abuse related high risk factors among traumatic head injury patient admitted in neurosurgery ICU of Dayanand Medical College and Hospital, Ludhiana। In this study, researcher first approach head injury patients। सबसे पहले क्या है, उसने हेड इंजरी पेशेंट्स को अप्रोच किया एंड देन ट्राइड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हेड इंजरीज दैट अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस एब्यूज़। अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो क्या हुआ, सब्सटेंस एब्यूज़ के कारण अगर हेड इंजरीज़ को अप्रोच किया जाता तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ। लेकिन इफेक्ट टू कॉज की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, इफेक्ट टू कॉज की अगर अपन बात करें तो पहले आप अप्रोच करो हेड इंजरीज़ को, ठीक है, और जितनी भी हेड इंजरीज़ हुई है उन हेड इंजरी में से सब्सटेंस एब्यूज़ के कारण कितनी हेड इंजरी हुई है तो वो किसमें आया, इफेक्ट टू कॉज रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, इसी में कंटिन्यू देखिए, रिट्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी ऑन द अल्कोहल कंजप्शन पैटर्न अमॉन्ग पेशेंट्स डायग्नोस्ड विद एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस एट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें भी क्या है, इसमें भी इफेक्ट टू कॉज रिलेशनशिप है। कैसे, कोरिलेशनल स्टडी आपने की ऑन द एल्कोहल कंजप्शन पैटर्न अमॉन्ग पेशेंट डायग्नोस्ड विद एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में तो क्या होता है कि एल्कोहलिक पेशेंट में लीवर सिरोसिस का इफेक्ट आता है या नहीं है, तो इस इफेक्ट को तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे। जबकि इफेक्ट टू कॉज की तरफ अगर आप जाते हो तो जो भी आपके एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट होते हैं उन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स में किस किस तरीके का कोज रहा, मतलब किस किस तरीके का पैटर्न रहा उनके एल्कोहल कंजप्शन का, उस तरीके को आप जानकर आप ये देखोगे कि इफ़ेक्ट जो आया है किसका, लीवर सिरोसिस का, उसका कोज किस पैटर्न के कारण, एल्कोहल कंजप्शन के पैटर्न के कारण रहा। तो ये क्या हुआ, ये हुई रिट्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अबाउट द डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स।